नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में। आज की हमारी खास पेशकश में 3 बड़े मुद्दे हैं जिन पर देश की नज़र टिकी हुई है, तो आइए पहले उन पर नज़र डाल लेते हैं। पहला मुद्दा है जातीय जनगणना। क्या ये आंकड़ों का दस्तावेज है या राजनीति का नया मैदान? अगला मुद्दा है बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर श्रद्धा बनाम व्यवस्था का टकराव। और अगला मुद्दा है बिहार चुनाव, क्या फिर से दिल्ली की कुर्सी तय करेगा बिहार? इन खबरों के अलावा अंत में हम आपके साथ एक खास गहरे सामाजिक मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे जो हमारे समाज की बुनियाद से जुड़ा है। लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आतंकवाद जलवायु परिवर्तन की बड़ी समस्या, घाना की संसद में बोले पीएम मोदी। भारत लोकतंत्र की जननी, घाना की संसद में बोले पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर में टिश्यू कल्चर लैब और नर्सरी की स्थापना होगी, बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल का ऐलान। बागेश्वर धाम में टीन सेट गिरने से बड़ा हादसा, एक शख्स की मौत, 8 हुए घायल। जस्टिस यशवंत वर्मा पर गिर सकती है गाज, संसद में पेश होगा हटाने का प्रस्ताव। दिल्ली में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा, खतरे के निशान के करीब पहुंचा। शिकागो नाइट क्लब के बाहर अंधाधुंध गोलीबारी, 3 लोगों की मौत, 16 लोग हुए घायल। सोने में जबरदस्त उछाल, चांदी के भाव में गिरावट, 98,900 रुपए पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। उतार चढ़ाव के बाद गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 170 अंक टूटा, निफ्टी भी लुढ़का। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खास खबर के बारे में। देश में एक ऐतिहासिक कदम की शुरुआत हो चुकी है जिसका नाम है जातीय जनगणना। 1931 के बाद पहली बार भारत अपने समाज को गहराई से जानने जा रहा है। जी हां, देश में जातीय जनगणना का ऐलान हो चुका है। देश को लंबे समय से इस जनगणना का इंतजार था। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि आजादी के बाद पहली बार देश में ऐसी जनगणना होगी जिसमें जनसंख्या के साथ जाति का भी पता लगाया जाएगा कि देश में किस जाति के कितने लोग रहते हैं। इससे पहले अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में साल 1931 में जातीय जनगणना हुई थी। इसके बाद कभी भी जातीय जनगणना देश में नहीं हुई। वहीं इसको लेकर जहां सत्ता पर इससे जनता के हित में बता रही है, तो वहीं विपक्षियों का कुछ दल इसका विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में जातीय जनगणना को लेकर मोदी सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ये मामला थोड़ा दूध के जले इंसान के छाछ फूंक कर पीने जैसा भी है, क्योंकि सीएए के खिलाफ जिस तरह से देश भर में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, उसको देखते हुए सरकार का अलर्ट हो जाना जरूरी है। आपको बता दें कि सीएए आंदोलन के दौरान ये अफवाह फैल गई थी कि एनआरसी और एनपीआर के जरिए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार मुसलमानों को देश से निकालना चाहती है। ये सुनते ही लोग सड़क पर उतर आए और जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगी। सीएए तो लागू हो गया, लेकिन एनआरसी और एनपीआर का मामला अभी भी लटका हुआ है। अब जबकि देश में जाति जनगणना होने जा रही है, तो इसको लेकर कोई अफवाह ना फैले, सरकार को इसका भी ध्यान रखना होगा। आपको बता दें कि जनगणना कराए जाने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी होगी। अब तक ये तो साफ हो चुका है कि जातीय जनगणना को भी राष्ट्रीय जनगणना में भी शामिल किया जाएगा, लेकिन एनपीआर को भी अपडेट किया जाएगा। फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं लगती। जिस तरह से खबरें आ रही हैं, माना जा रहा है कि जनगणना 2027 के फाइनल आंकड़े 2027 के आखिर में ही आ पाएंगे। वहीं जातिगत आंकड़े राजनीतिक दलों के वोट बैंक के लिहाज से भी काफ़ी अहम होंगे, इसीलिए हर दल इस पर अपनी पैनी नज़र जमाए हुए है। आपको बता दें, जनगणना में पहले चरण में स्टाफ की नियुक्ति, ट्रेनिंग, फॉर्मेट तैयार होगा। ये पूरी प्रक्रिया 2 फेज में पूरी होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा। दूसरा चरण 1 मार्च 2027 तक पूरा होगा। जनगणना की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी।
देखा जाए तो सरकार जहां इसे सबका साथ सबका विकास के मंत्र को मजबूती देने वाला कदम बता रही है, वहीं कुछ राजनीतिक दलों ने इसे सामाजिक विभाजन की राजनीति करार देकर विरोध भी करना शुरू कर दिया है। इसी बीच मोदी सरकार पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही है ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी या अफवाह से सामाजिक सौहार्द बिगड़ न पाए। वहीं जाति जनगणना देश के सामाजिक ताने बाने को समझने का एक अवसर है, लेकिन इसे बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ लागू किया जाना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि देश के भविष्य की योजनाओं का आधार बनने वाला दस्तावेज है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पारदर्शिता संवाद के साथ इस प्रक्रिया को अंजाम दे। जातीय जनगणना अपने आप में एक सामाजिक दस्तावेज होगी जो ये तय करेगी कि भारत को आगे किस दिशा में और किस नीतियों के साथ बढ़ाना है। खैर, बढ़ते हैं इसी के साथ खबरें अब तक में अगली खबर की तरफ। तंग गलियां, बेहताशा भीड़, ऐसे में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनने से वहां आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी, तो फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? जी हां, प्रदेश सरकार ने काशी और उज्जैन की तरह मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भी कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि उनका इरादा मंदिर की व्यवस्था को सही से बनाए रखने का है। कॉरिडोर बनाने के लिए जितनी भी दुकानें या जगह सरकार के हिस्से में आएगी, इसके लिए उचित मुआवजा मिलेगा और दुकान के बदले दुकान भी दी जाएगी। फिर भी गोस्वामी समाज क्यों गुस्से में है, वे क्यों इस कॉरिडोर का विरोध कर रहा है, ये भी आज हम आपको विस्तार से समझाएंगे। आपको बता दें, बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर पिछले कई सालों से जमकर विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि मंदिर में पूजा पाठ करने वाले गोस्वामी समाज है। उन्होंने सख्त चेतावनी दी है, अगर कॉरिडोर बना तो वे लोग अपने ठाकुर जी को लेकर यहां से पलायन कर जाएंगे। गोस्वामियों का ये कहना कि मंदिर उनकी निजी संपत्ति है, फिर उसमें सरकार दखल क्यों दे रही है। उन्होंने कॉरिडोर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाए जाने को लेकर सरकार की तरफ से जारी अध्यादेश को मानने से ही इनकार कर दिया है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर क्यों बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाने की जरूरत है। दरअसल वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए वहां पहुंचते हैं। अगर वीकेंड हो या फिर नया साल या फिर होली, तो भक्तों की संख्या लाखों के करीब पहुंच जाती है। मंदिर में जाने के लिए रास्ता छोटा होने की वजह से व्यवस्था बिगड़ जाती है। दरअसल मंदिर तक जाने के लिए कई सौ साल पुरानी कुंज गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार भीड़ में लोगों के दबने की खबरें सामने आती हैं। इसीलिए सरकार चाहती है कि व्यवस्था इस तरह की हो जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन के लिए आ सकें। लेकिन गोस्वामियों का कहना है कि मंदिर उनकी निजी संपत्ति है, लेकिन आपको बता दें, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ऐसा नहीं है। दरअसल इन दस्तावेजों में ये जमीन मंदिर के नाम से नहीं बल्कि गोविंद देव के नाम से दर्ज है। कॉरिडोर बनाने के लिए मंदिर के पास 100 दुकानें और 300 घरों का अधिग्रहण किया जाना तय है। हालांकि सरकार इसके लिए उचित मुआवजा देगी, लोग इसके लिए भी तैयार नहीं हैं। वहीं विपक्षी पार्टी के नेता भी गोस्वामी समाज के प्रदर्शन को अपना पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। आपको बता दें, बांके बिहारी मंदिर के पास करीब 5 एकड़ जमीन पर कॉरिडोर बनेगा। मंदिर तक जाने के लिए 3 रास्ते बनाए जाएंगे। वाहन के लिए 37,000 वर्ग फुट में पार्किंग बनाई जाएगी। कॉरिडोर के बाद मंदिर का मूल स्वरूप पहले जैसा ही रहेगा। वहीं इसके विरोध में देवेंद्र नाथ गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने 15 मई को बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को विकसित करने की उत्तर प्रदेश सरकार की योजना को हरी झंडी दिखा दी। वहीं आपको ये भी बता दें कि कॉरिडोर बनाने से वहां आने वाले भक्तों और वहां रहने वाले लोगों को क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें कि कॉरिडोर बनने से एक साथ 10,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। प्राचीन मंदिरों तक पहुंचना आसान होगा। कॉरिडोर के सामने यमुना पर सस्पेंशन पुल बनेगा। बांके बिहारी मंदिर के परिक्रमा मार्ग को भी नया स्वरूप दिया जाएगा।
श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग की सुविधा यमुना पार की जाएगी। देखा जाए तो बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर चल रहा विवाद श्रद्धा, परंपरा और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच खींचतान का एक बड़ा उदाहरण बन चुका है। एक ओर सरकार का दावा है कि उसका मकसद श्रद्धालुओं की सुविधाओं में सुधार करना है, तो दूसरी ओर गोस्वामी समाज इसे अपनी आस्था और अधिकारों पर सीधा हस्तक्षेप मान रहा है। ऐसे में समाधान तभी निकलेगा जब विकास और परंपरा दोनों का संतुलन कायम रखा जाए, क्योंकि मंदिर सिर्फ इमारत नहीं, एक जीवंत आस्था का केंद्र होता है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन सभी सियासी दल अभी से जोर शोर से अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं और लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता बिहार से होकर गुजरता है। बिहार की राजनीति देश का नैरेटिव सेट करती है। ऐसे में केंद्र की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार बिहार को जीतना काफी जरूरी है, क्योंकि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव अगले 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय कर सकता है। पीएम मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं, इसीलिए इस साल प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जून को 5वीं बार बिहार का दौरा किया। जी हां, आपको बता दें कि पीएम मोदी 20 जून को बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य को 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल, रेल और बिजली क्षेत्र सहित कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। वहीं सिवांश की धरती से पीएम मोदी ने कुल 28 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का मकसद बिहार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। आपको बता दें, इस साल ये पीएम मोदी का 5वीं बार बिहार का दौरा है, जिसे चुनावी लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सिवान को लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया और आरजेडी कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। इस बात से हर कोई वाकिफ है कि मोदी की तीसरी बार सरकार बनने में एनडीए के सहयोगी दलों का काफी योगदान रहा है, खासकर नीतीश कुमार और नायडू का। मोदी 3.0 बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के सहारे चल रही है। मोदी 3.0 ने अपने बजट में बिहार और आंध्र की झोली भर दी है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला ने बिहार में मखाना बोर्ड गठन की घोषणा की, आईआईटी पटना में सीट बढ़ाने की भी घोषणा की। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बिहार बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी जीत मिली, लेकिन अब बीजेपी के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती बिहार ही है। बिहार में महागठबंधन राजद के नेतृत्व में मजबूत दिख रहा है। नीतीश कुमार और एनडीए लगभग 20 साल से सत्ता में काबिज हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्लान तैयार कर रही है। अमित शाह व जेपी नड्डा के निर्देश के बाद बिहार बीजेपी हर बूथ पर फोकस बढ़ा रही है और वोटरों को अपने पाले में करने का पूरा प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर पहली रूपरेखा तैयार की गई। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत जेडीयू 102, 103 सीट, बीजेपी 101, 102 सीट, लोजपा रामविलास 25 से 28 सीट, हम सेकुलर 6 से 7 सीट, रालोम 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं अगर मुद्दों की बात करें तो बिहार चुनाव में सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए विकास और जंगल राज के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू भाजपा केंद्र व राज्य सरकार के विकास कार्यों को गिनाएगी। साथ ही लालू राबड़ी के कार्यकाल को जंगल राज बताते हुए विपक्षी गठबंधन पर हमलावर होगी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं। चुनाव की तारीखें दीपावली और छठ पर्व को ध्यान में रखकर तय की जाएंगी, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है।
इसीलिए चुनाव प्रक्रिया उससे पहले पूरी हो जानी चाहिए। इसीलिए चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटा है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और खास मुद्दे से रूबरू कराते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण और यादव समुदाय की स्थिति को समझे बिना प्रदेश की सियासत की बारीकियां समझना नामुमकिन है। हाल ही में इटावा में हुई घटना ने एक बार फिर जातीय तनाव की आग को हवा दी है। लेकिन क्या ये सच में जातीय संघर्ष है या फिर राजनीति की गहरी साजिश? क्योंकि ब्राह्मण समुदाय जो कभी प्रदेश की राजनीति में सत्ताधारी और प्रभावशाली था, आज धीरे धीरे हाशिए पर धकेला जा रहा है। वहीं यादव समाज जो अब भी प्रदेश की राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में मजबूत स्थिति में है, अपनी राजनीतिक जमीन को बचाए रखने के लिए हर मोर्चे पर सक्रिय है। इटावा की घटना भले ही स्थानीय विवाद या व्यक्तिगत मतभेद से उपजी हो, लेकिन इसका नतीजा जातीय विवाद के रूप में फैलना राजनीतिक दलों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। इससे न केवल समाज में फूट पड़ती है, बल्कि एक वर्ग के वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिशें भी तेज हो जाती हैं। देखा जाए तो आमतौर पर देश में बहुत से ऐसे संत और कथावाचक हैं जो दलित और ओबीसी समुदाय से हैं, पर उनके साथ ऐसी घटना कभी नहीं हुई जैसा उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ। इसीलिए सीधे सीधे ये बात गले से नहीं उतरती कि कथावाचक की जाति के चलते उसके साथ ये घटना हुई। हालांकि इस घटना के पीछे कुछ और कारण सामने आए हैं, पर जब तक मामले की जांच न हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जाहिर है उत्तर प्रदेश की मिट्टी इतनी समृद्ध है कि यहाँ के लोग सदियों से एक दूसरे के दर्द और खुशियों को बांटते आए हैं। पर आज जो भी हो रहा है वह हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम फिर से उन दरारों को गहरा कर देंगे जो हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश कर रही है। जाति के नाम पर लड़ाई, नफरत और विभाजन से हम सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि एकजुटता ही हमारी असली ताकत है, हमारी सबसे बड़ी पहचान है। जहां जाति नहीं, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होगा। ये वक्त है प्यार और सद्भाव का, ना कि नफरत और विवाद का। आइए हम सब मिलकर इस आवाज को बुलंद करें, क्योंकि अंत में हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो ये तो थी आज की कुछ अहम खबरें, जहां आंकड़े राजनीति बन रहे हैं, परंपरा और प्रशासन आमने सामने हैं और दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। आपका क्या मानना है? क्या जातीय जनगणना जरूरी है? क्या कॉरिडोर श्रद्धालुओं के लिए वरदान या आस्था का अपमान है? क्या बिहार से तय होगा भारत का भविष्य? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह जुड़े रहिए खबरें अब तक के साथ। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी चैनल पर इसी वक्त। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।